देखो भाई, अब अपन टक्कर के टाइप्स की अपन चर्चाएं करें तो टक्कर के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। टक्कर के दो प्रकार हैं भाई। नंबर फर्स्ट, पहला जो अपन प्रकार ले रहे हैं नंबर वन, वो कहेंगे अपन रेखीय टक्कर, या तो आप उसे कह दीजिए रेखीय, या उसे ही अपन कह देते हैं सम्मुख। कैसे? यानी कि सम्मुख, रेखीय या सम्मुख या एक विमीय। या एक विमीय टक्कर, देखिए। और दूसरा जो अपन टाइप लेंगे सेकंड टाइप में कह रहा हूं अरेखीय या द्विविमीय। अरेखीय या इसे आप कह दीजिए द्विविमीय, या इसे ही अपन कह सकते हैं तिर्यक टक्कर। तिर्यक टक्कर। अब देखो एक एक को अपन डिफाइन करते हैं, इनको परिभाषित करें तो देखिए, रेखीय, सम्मुख या एक विमीय जो टक्कर है ये होती क्या है? यदि टक्कर के पूर्व और पश्चात दोनों पिंड एक ही सरल रेखा में गति करें तब तो ये कैसी कहलाएगी? एक विमीय टक्कर कहलाएगी। और अगर टक्कर के बाद पिंडों की गति की क्रिया रेखा बदल जाए तो ऐसी टक्कर कहलाएगी तिर्यक टक्कर। तो देखिए इसमें अपन कैसा लिखेंगे? यदि टक्कर के पूर्व एवं टक्कर के पश्चात, यदि टक्कर के पूर्व एवं टक्कर के पश्चात, यदि टक्कर के पूर्व एवं टक्कर के पश्चात दोनों पिंड एक ही सरल रेखा पर के पश्चात दोनों पिंड एक ही सरल रेखा पर, यदि टक्कर के पूर्व एवं टक्कर के पश्चात दोनों पिंड एक ही सरल रेखा पर गति करते हैं, एक ही सरल रेखा पर गति करते हैं, यदि टक्कर के पूर्व एवं टक्कर के पश्चात दोनों पिंड एक ही सरल रेखा पर गति करते हैं तो इस प्रकार की टक्कर को एक विमीय टक्कर कहते हैं। एक विमीय टक्कर कहते हैं। ये लीजिए भाई कि एक विमीय टक्कर है क्या, या यूं कह सकते हैं सम्मुख या रेखीय टक्कर है क्या। ये भी दो प्रकार की है। कौन कौन सी हो सकती है? प्रत्यास्थ, और दूसरी अपन कह सकते हैं अप्रत्यास्थ। यानी कि सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर और सम्मुख अप्रत्यास्थ टक्कर, ये भी इसके टाइप्स बन गए। प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब मैंने क्या बताया? संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित। संवेग के साथ साथ
गतिज ऊर्जा भी संरक्षित। और अप्रत्यास्थ का मतलब केवल संवेग संरक्षित गतिज ऊर्जा नहीं। फिर देखिएगा अरेखीय टक्कर है क्या। अरेखीय टक्कर मैंने क्या कहा था, यदि टक्कर के बाद पिंडों की गति की क्रिया रेखाएं परिवर्तित हो जाती हैं। यदि इसमें देखो अपन क्या कह सकते हैं, यदि टक्कर के बाद पिंडों की पिंडों की गति की क्रिया, यदि टक्कर के बाद पिंडों की गति की क्रिया रेखाएं परिवर्तित हो जाती है। यदि टक्कर के बाद पिंडों की गति की क्रिया रेखाएं परिवर्तित हो जाती हैं तो इस प्रकार की टक्कर तिर्यक टक्कर कहलाती है। देखो ये अपन ने तिर्यक टक्कर की को भी डिफाइन कर लिया है। ये भी प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ हो सकती है। प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर। देखो वही सेम कि संवेग के साथ साथ क्या हो, गतिज ऊर्जा भी संरक्षित हो। संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित हो। और अप्रत्यास्थ टक्कर का मतलब केवल संवेग संरक्षित हो, गतिज ऊर्जा नहीं। तो देखिए अपन ने जो चार्ट बनाया है आप इसे एक बार नोट कर लें एज इट इज कैसे, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखिएगा भाई इसमें क्या क्या है। टक्कर है क्या वो अपन ने जान ली थी। फिर टक्कर के प्रकार अपन जान रहे हैं संगठन के, रेखीय टक्कर और अरेखीय टक्कर, एक विमीय टक्कर और द्विविमीय टक्कर, सम्मुख टक्कर या फिर उसे अपन क्या कह रहे हैं भाई तिर्यक टक्कर। इसमें मैंने क्या कहा, यदि टक्कर के पूर्व और टक्कर के पश्चात दोनों पिंड एक ही सरल रेखा पर गति करते हैं तो इस प्रकार के टक्कर को एक विमीय टक्कर कहते हैं। ये दो प्रकार की है, ये भी दो प्रकार की हो सकती है, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। फिर यदि टक्कर के बाद पिंडों की गति की क्रिया रेखाएं परिवर्तित हो जाती हैं तो इस प्रकार की टक्कर कहलाती है तिर्यक टक्कर। यह भी प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ हो सकती है। अगर संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित हो तो टक्कर कहलाती है प्रत्यास्थ, और अगर केवल संवेग संरक्षित हो गतिज ऊर्जा नहीं हो तो टक्कर कहलाती है अप्रत्यास्थ। तो यहां आपने देख लिया कि टक्कर के टाइप्स अपने देख लिए हैं, टक्कर है क्या ये अपने जान लिया है। अब एक टॉपिक अपन इसमें जानेंगे वो है न्यूटन का टक्कर का नियम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यह डेरिवेशन करने में भी अपनी हेल्प करेगा कई, इसके अलावा आंकिक प्रश्नों को हल करने में इसकी महत्वपूर्ण क्या होगी, भूमिका होगी। तो पहले अपन न्यूटन का टक्कर का नियम जान लें, उसके बाद इसके जो जनरल फॉर्मूले हैं उनकी चर्चाएं करेंगे, फिर अपन जो डेरिवेशन हैं उस पर अपन आएंगे। देखिए
देखिएगा भाई, नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूटन का टक्कर का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूटन का टक्कर का नियम। देखिए, इसको समझने पे ध्यान दीजिएगा। यह नियम यह कहता है कि टक्कर के पश्चात दूर हटने का सापेक्ष वेग टक्कर से पूर्व पास आने के सापेक्ष वेग के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि अब देखिएगा, मैंने ये मान लिया कि दो पिंड है, अगर उन दोनों पिंडों के वेग टक्कर से पहले पिंड का है u1 और दूसरे पिंड का वेग क्या है, u2 है, और टक्कर के बाद इनके वेग क्रमशः v1 और v2 हो जाते हैं, तो टक्कर के पश्चात दूर हटने का वेग क्या होगा, v2 माइनस v1 है। तो टक्कर से पूर्व पास आने का सापेक्ष वेग क्या होगा, u1 माइनस u2। या देखो, अगर मैं इसे v2 माइनस v1 कह रहा हूं, अगर मैं इसे v1 माइनस v2 कहूं और टक्कर से पहले के सापेक्ष वेग को u1 माइनस u2 कहूं, तो आपको पता है टक्कर के पश्चात दूर हटने का वेग सापेक्ष वेग और टक्कर से पूर्व पास आने का सापेक्ष वेग। यानी पास आने वाले को अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो दूर हटने वाले को क्या लेना पड़ेगा, मुझे नेगेटिव साइन में लेना पड़ेगा, यानी कि माइनस v1 माइनस v2 लिखूंगा। तो इसलिए बेटर क्या होगा कि मैं इसे v2 माइनस v1 ही लिख दूं। तो देखिए, ये नियम क्या कहता है कि टक्कर के पश्चात दूर हटने का सापेक्ष वेग टक्कर से पूर्व पास आने के सापेक्ष वेग के क्या होता है, समानुपाती होगा। तो देखिएगा, न्यूटन का टक्कर का नियम अपन कैसा लिखेंगे, दो पिंडों की टक्कर में, न्यूटन का टक्कर का नियम ये लिखते हैं अपन, इस नियम के अनुसार ये लिख देते हैं, इस नियम के अनुसार। देखिए भाई, इस नियम के अनुसार क्या अपने पास समीकरण बनेंगे वो भी अपन जानेंगे। तो पहले तो इसका कथन लिख लें कि दो पिंडों की टक्कर में, दो पिंडों की टक्कर में, दो पिंडों की टक्कर में टक्कर के बाद की टक्कर में टक्कर के बाद, दो पिंडों की टक्कर में टक्कर के बाद उनके दूर हटने का सापेक्ष वेग, टक्कर के बाद उनके दूर हटने का सापेक्ष वेग, दो पिंडों की टक्कर में टक्कर के बाद उनके दूर हटने का सापेक्ष वेग। कैसा लिख सकता हूं सापेक्ष वेग को मैं, v2 माइनस v1, चलो वेक्टर का साइन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, v2 माइनस v1। टक्कर के बाद, दो पिंडों की टक्कर में टक्कर के बाद उनके दूर हटने का सापेक्ष वेग यानी v2 माइनस v1। टक्कर से पूर्व पास आने के सापेक्ष वेग, टक्कर से पूर्व पास आने के सापेक्ष वेग। उनके पास आने के सापेक्ष वेग को मैं कैसा लिखूंगा, u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। तो ध्यान रहे, u1 टक्कर से पहले पिंड का वेग है और u2 टक्कर से पहले दूसरे पिंड का वेग है, v1 टक्कर के बाद पहले पिंड का वेग है और v2 टक्कर के बाद दूसरे पिंड का क्या है, वेग है। तो देखिए, दो पिंडों की टक्कर में टक्कर के बाद उनके दूर हटने का सापेक्ष वेग टक्कर से पूर्व उनके पास आने, टक्कर से पूर्व उनके पास आने के सापेक्ष वेग के समानुपाती होता है। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं, दो पिंडों की टक्कर में टक्कर के बाद उनके दूर हटने का सापेक्ष वेग टक्कर से पूर्व उनके पास आने के सापेक्ष वेग के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात
v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इज प्रोपोर्शनल u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इज प्रोपोर्शनल u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। अब देखिएगा जैसे ही अपन इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इज इक्वल टू एक समानुपाती नियतांक अपन यहां e लगा देंगे, u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। ये लो, यहां जो e आया है इसे अपन बोलते हैं टक्कर का प्रत्यावस्थान गुणांक। यहां स्मॉल e इज इक्वल टू, इसे बोलते हैं प्रत्यावस्थान गुणांक। प्रत्यावस्थान गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखो अपन ने इसे क्या कहा, प्रत्यावस्थान गुणांक, यानी टक्कर का प्रत्यावस्थान गुणांक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल ए। स्मॉल ई से अपन प्रेजेंट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं प्रत्यावस्थान गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहलाता है। यहां ई इज इक्वल टू प्रत्यावस्थान गुणांक रेस्टिट्यूशन कहलाता है, जो कि यहां ई बराबर प्रत्यावस्थान गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहलाता है, जो कि टक्कर की प्रत्यास्था की कोटि है। जो कि टक्कर की प्रत्यास्था की कोटि है तथा एक विमाहीन राशि है। क्यों? क्योंकि ये दो समान राशियों का क्या बनेगा, अनुपात बनेगा, क्योंकि E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2 बनेगा। तो मैंने क्या लिखा, यहां E प्रत्यावस्थान गुणांक कहलाता है, जो कि टक्कर की प्रत्यास्था की कोटि है तथा विमाहीन राशि है। तथा विमाहीन राशि है। अब देखिएगा, यानी इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, देखो कैसे, E इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन में u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। तो आप यूं भी कह सकते हैं, टक्कर के पश्चात दूर हटने के सापेक्ष वेग वे टक्कर से पूर्व पास आने के सापेक्ष वेग का जो अनुपात है वही क्या है, टक्कर का प्रत्यावस्थान गुणांक है। इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो यहां कह दें अपन समीकरण 1 से E इज इक्वल टू क्या बन गया है, टक्कर के पश्चात दूर हटने का सापेक्ष वेग बटे में टक्कर से पूर्व पास आने का सापेक्ष वेग। E इज इक्वल टू क्या बन गया, टक्कर के साथ दूर हटने का सापेक्ष वेग, टक्कर से पूर्व पास आने के सापेक्ष वेग का क्या हो गया है, अनुपात हो गया है। ये अपन ने इसकी एक तरह से यो भी कह सकते हैं, अतः टक्कर के पश्चात दूर हटने के सापेक्ष वेग वे टक्कर से पूर्व पास आने के सापेक्ष वेग का जो अनुपात होता है वो एक नियत राशि होती है। इसे ही क्या कहते हैं अपन, टक्कर का प्रत्यावस्थान गुणांक कहते हैं। अतः टक्कर के पश्चात
दूर हटने के सापेक्ष वेग वे टक्कर से पूर्व पास आने के सापेक्ष वेग का अनुपात नियत होता है, जिसे टक्कर का प्रत्यावस्थान गुणांक जिसे अतः टक्कर के पश्चात दूर हटने के सापेक्ष वेग वे टक्कर से पूर्व पास आने के सापेक्ष वेग का अनुपात नियत होता है, जिसे टक्कर का क्या कहते हैं अपन? प्रत्यावस्थान गुणांक कहते हैं। ये लो, अपन ने यहां पर प्रत्यावस्थान गुणांक को भी क्या कर दिया है? अपन ने परिभाषित कर दिया है। अब अपन इसके केस देखेंगे कि भाई कहां प्रत्यावस्थान गुणांक का मान 1 होता है, कहां इसका मान 0 होता है, उसकी अपन चर्चा करते हैं। देखो, 3 अलग अलग स्थिति हैं। अगर पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर की बात करें तो उसके लिए ई का मान 1 होता है। पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर की बात करें तो ई का मान क्या होता है? 0 होता है। और सामान्य अन्य टक्करों के लिए ई का मान 0 से 1 के मध्य होता है, यानी मैक्सिमम मान 1 हो गया, मिनिमम मान इसका 0 हो गया। इस इक्वेशन को आप नेम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये लो, E इज इक्वल टू V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर अपॉन में U1 वेक्टर माइनस U2 वेक्टर। देखिएगा, अब अपन इसमें विशेष स्थितियां देख रहे हैं। न्यूटन का टक्कर का नियम तो अपन ने जान लिया है। नंबर 1, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए देखो, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए E इज इक्वल टू होता है 1। E इज इक्वल टू अगर 1 है तो देखिएगा न्यूटन के टक्कर के नियम क्या था? न्यूटन का टक्कर का नियम याद कीजिए, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर इज इक्वल टू E U1 वेक्टर माइनस U2 वेक्टर से। तो देखिए क्या लिखा आ जाएगा? V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, E की वैल्यू 1 रख दीजिए आप, तो U1 वेक्टर माइनस U2 वेक्टर। तो अपन क्या कह सकते हैं कि पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर के पश्चात दूर हटने का सापेक्ष वेग टक्कर से पूर्व पास आने के सापेक्ष वेग के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर के पश्चात दूर हटने का सापेक्ष वेग, अर्थात पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर के पश्चात दूर हटने का सापेक्ष वेग टक्कर से पूर्व पास आने के सापेक्ष वेग के बराबर होता है। ये लो, ये अपने पास चीज क्लियर हो गई। फिर नंबर 2 केस की अपन बात करें। देखो, नंबर 2 अपन बात करें पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए। पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए
देखो पूर्ण अप्रत्याश टक्कर के लिए ई की वैल्यू होती है 0। तो देखो वही वापस से, इसलिए न्यूटन के टक्कर के नियम से v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इज इक्वल टू ई u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। अब देखिए भाई, इससे आगे की स्टेप्स को मैं यहां लिख रहा हूं, यानी कि इक्वेशन क्या बन गई इससे आगे की, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इज इक्वल टू, ये e की वैल्यू तो 0 है, इज इक्वल टू u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, या v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ट्रांसफर कर लीजिए, v2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, v1 वेक्टर। यानी पूर्ण अप्रत्याश टक्कर में टक्कर के बाद दोनों पिंडों के जो वेग हैं वो बराबर आ रहे हैं, और अगर दोनों पिंडों के वेग बराबर आ रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि टक्कर के बाद दोनों पिंड क्या है, साथ साथ, यानी कि चिपक जाते हैं, या चिपकते हुए क्या करते हैं, गति करते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं अर्थात, देखिए इसको अपन इसके बाद आगे लिख लेते हैं, तो देखिए आप यूं कह सकते हैं, इसको भाई मैं यहां लिख रहा हूं, अर्थात पूर्ण अप्रत्यास्थ, अर्थात पूर्ण अप्रत्याश टक्कर में, अर्थात पूर्ण अप्रत्याश टक्कर में टक्कर के बाद दोनों पिंड, टक्कर के बाद दोनों पिंड साथ साथ, टक्कर के बाद दोनों पिंड साथ साथ, ये कह सकते हैं चिपकते हुए गति करते हैं। तो देखिए अपन ने दो केस देख लिए, पूर्ण प्रत्याश टक्कर भी देख ली, पूर्ण अप्रत्याश टक्कर भी देख ली। अब अपन बात करें साधारण टक्कर के लिए, तो देखिए साधारण टक्कर के लिए, साधारण टक्कर के लिए क्या होता है कि जो ई है, वैसे तो आपने क्या देखा कि एक जनरली अपन ने क्या देखा कि इसका जो मान होता है, ई का जो मान होता है अधिक या बराबर होता है 0, कम या बराबर होता है 1 के। पूर्ण प्रत्याश टक्कर के लिए तो ई का मान क्या था, 1 था, पूर्ण अप्रत्याश के लिए क्या था, 0 था, यानी कि 0 से 1 के मध्य हुआ। लेकिन अगर मैं यूं कह दूं कि इसका मान 0 से 1 के बीच में, यानी कि 0 और 1 नहीं है, तब ये जो टक्कर होगी इसे अपन कहेंगे अप्रत्यास्थ टक्कर। यानी कि अप्रत्याश टक्कर के लिए ई का मान 1 से कम होगा और 0 से अधिक होगा, और जब ई का मान 0 हो जाता है तो उसे कहते हैं पूर्ण अप्रत्याश टक्कर, और ई का मान जब 1 होता है तो इसे कहते हैं पूर्ण प्रत्याश टक्कर। यानी कि ई 0 होते ही ये तो हो गया पूर्ण अप्रत्याश, और यहां 1 होते ही क्या कहलाएगी, पूर्ण प्रत्याश टक्कर कहलाएगी। अब देखो यहां अपन ने न्यूटन का टक्कर का नियम अपन ने जान लिया है। अब अपन इसमें बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वो अपन बात करेंगे जनरल जो फॉर्मूले हैं, पहले उनको डिस्कस करेंगे, उनके कुछ रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद जो डेरिवेशंस हैं वो डेरिवेशन अपन कंप्लीट करेंगे। यानी कि जो जनरल फॉर्मूला है, सामान्य जो सूत्र है जनरल फॉर्मूला, वो अपन डिस्कस करेंगे। यहां आप लेकिन उन फॉर्मूलों को पढ़ने से पहले आप इस कॉन्सेप्ट को, स्पेशली न्यूटन का जो टक्कर का नियम है, इसे आप स्पेशली जरूर देख लें, क्योंकि न्यूमेरिकल जब अपन हल करेंगे आंकिक प्रश्न, तो वहां इनकी अपन को काफी अधिक आवश्यकता पड़ेगी। देखिए अपन इसमें टक्कर अपन ने शुरू किया था टॉपिक, टक्कर के अंदर अपन ने टक्कर के प्रकार, टक्कर क्या है,
और इसके साथ साथ न्यूटन का टक्कर का नियम जो है वो अपन ने समझ लिया था। मैंने कहा था न्यूटन टक्कर नियम बहुत काम आएगा, तो अपन डेरिवेशन करेंगे तब काम आएगा वो। इसके अलावा न्यूटन का टक्कर का नियम आंकिक प्रश्नों को हल करने में भी अपने लिए काम आएगा। अब अपन कुछ फॉर्मूला इसके टक्कर के लिख लें, जो कि कह सकते हैं सामान्य टक्कर के लिए फॉर्मूले हैं, जिनको कि अपन प्रत्याश टक्कर और अप्रत्याश टक्कर, ये कह सकते हैं पूर्ण प्रत्याश टक्कर और पूर्ण अप्रत्याश टक्कर के लिए भी उनको लिख लेंगे। ये फॉर्मूले ही अपने आंकिक प्रश्नों को हल करने में काफी अधिक मदद करेंगे। यानी कि मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल है 90% अबाउ न्यूमेरिकल इन्हीं फॉर्मूलों पर सोल्व होंगे। तो अपन इन फॉर्मूलों को पहले अपन जान लें कि ये फॉर्मूले हैं क्या। तो देखिए अपन लिख देते हैं, यानी जनरल फॉर्मूला यानी कि सामान्य सूत्र लिख लें अपन। टक्कर के सामान्य सूत्र देखिए ये बड़े महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो फॉर्मूला अपन इसमें ले रहे हैं वो अपन ले लेते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 पे अपन बात करते हैं टक्कर के बाद वेग की। टक्कर के बाद वेग, तो देखो भैया ध्यान दीजिएगा, यहां अपन टक्कर से पहले का वेग जैसे u1 u2 ले रहे हैं, टक्कर के बाद का वेग क्या ले रहे हैं v1 v2, यानी कि पहले पिंड और दूसरे पिंड का टक्कर के बाद वेग क्या होगा उसके अपन फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखिए v1, अगर v1 का अपन फॉर्मूला देखें कि टक्कर के बाद v1 का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये आप अभी डायरेक्ट याद रखें, वैसे अपन की डेरिवेशन भी करते हैं। देखिए v1 इज इक्वल टू है 2m2u2, क्योंकि मैं एक सामान्य फॉर्मूला लिख रहा हूं। v1 इज इक्वल टू m2u2 1 प्लस ई अपॉन में m1 प्लस m2, फिर मैं लिख रहा हूं इसके अंदर m1 माइनस ई m2 अपॉन में m1 प्लस m2। देखिए क्या लिखा मैंने, m1 इज इक्वल टू m2u2 1 प्लस ई, ये ई है भाई, अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस ई m2 अपॉन में m1 प्लस m2 u1। ये तो था टक्कर के बाद v1 का। एंड अगर मैं v2 का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो v2 इज इक्वल टू, टक्कर के बाद पहले पिंड के वेग का फॉर्मूला ये है, और दूसरे पिंड के वेग का फॉर्मूला लेंगे अपन v1 u1, क्या लेंगे अपन, सॉरी m1 v2 इज इक्वल टू m1 u1 1 प्लस ई अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस em1 अपॉन में m1 प्लस m2 इनटू u2। ये टक्कर के बाद का दूसरा फॉर्मूला। देखो ये दोनों जो फॉर्मूले मेरे पास आए हैं ये एक अप्रत्याश टक्कर के लिए, ये कह सकते हैं सामान्य टक्कर के लिए है, यानी जिसके लिए E इज लेस देन 1 है, ग्रेटर देन क्या है 0 है। इस टक्कर के लिए यानी जहां E का मान 0 से तो क्या है ज्यादा है और वहां 1 से इसका मान कम है, उसके लिए ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने। डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं, डेरिवेशन अपन कर सकते हैं, डेरिवेशन लंबी होगी। अपनी जो बुक में दे रखी है वो है पूर्ण प्रत्याश टक्कर के लिए डेरिवेशन, अपन उसे करेंगे। देखिए अब यहां अगर इसी से अपन अलग अलग बातें करें, अगर पहले बात करें पूर्ण प्रत्याश टक्कर के लिए तो v1 v2 के क्या फॉर्मूले होंगे, और फिर अपन बात करें पूर्ण अप्रत्याश टक्कर के लिए तो v1 v2 के क्या फॉर्मूले होंगे, उनको अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए नंबर ए, मैं अगर इसमें बात करूं पूर्ण प्रत्याश नंबर ए, पूर्ण
प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, देखिए पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई की वैल्यू क्या होती है 1। अगर ई की वैल्यू 1 है तो देखिए इसी फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, मैं क्या कर रहा हूं, ई की जगह 1 रखूंगा तो 1 1 क्या हो जाएंगे, 1 + 1 यानी कि 2, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2m2u2 अपॉन में m1 + m2 प्लस ये 1 हो गया तो इक्वेशन बन जाएगी m1 - m2 अपॉन में m1 + m2 इंटू u1। ये तो फॉर्मूला बन गया टक्कर के बाद पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए V1 का। एंड अगर मैं बात करूं V2 की तो देखिए इसी फॉर्मूले से बनाएंगे अपन, E की वैल्यू 1 है, 1 + 1 2 यानी कि 2m1u1 अपॉन में m1 + m2 प्लस ये हो जाएगा m2 - m1 अपॉन में m1 + m2 इंटू u2। तो ये अपने पास टक्कर के बाद के अपने पास फॉर्मूले आ गए हैं। V1 इज इक्वल टू हो गया है m2u2 अपॉन में m1 + m2 प्लस m1 - m2 अपॉन में m1 + m2 u1। तो पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ये फॉर्मूला है जिसे अपन डिराइव करेंगे, ये और ये। और V2 इज इक्वल टू ये फॉर्मूला आ गया है m1, क्या देख रहे हैं आप इसके अंदर, देखो पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, सॉरी 2m1u1 अपॉन में m1 + m2 प्लस u2 m2 - m1 अपॉन में m1 + m2। अगर पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर की बात कर दें इसी के अंदर तो अब E की वैल्यू क्या कर देंगे 0, तो ये m2u2 रह जाएगा। चलो इसी को अपन निकालें अब, ये आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। मैं इसे साफ नहीं करूंगा, पहले इसे करूंगा ताकि अपन बी पोर्शन और अपन इसका निकाल सकें। अब देखिएगा ये आपने क्लियर हो गया। अब मैं लिख रहा हूं इसके अंदर नंबर बी। पहला अपन ने पढ़ा था पूर्ण प्रत्यास्थ के लिए नंबर है, अब बात करेंगे अपन पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए। पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, देखो भाई पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए V1 की पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए तो आप जानते हैं E इज इक्वल टू क्या लेंगे आप 0। तो देखो यहां इसको अगर मैं 0 करता हूं तो V1 इज इक्वल टू ये हो गया है m2u2 अपॉन में m1 + m2। देखो एक मास्टर फॉर्मूले हैं ये V1 V2 के मास्टर फॉर्मूले हैं जिनसे अपन सभी फॉर्मूलों को निकाल लेंगे। प्लस यहां इसको 0 करते ही ये क्या रह जाएगा मेरे पास, देखिएगा यह ये वाला स्टेप तो क्या हो गया 0 हो गया, यानी इक्वेशन में क्या बन जाएगा मेरे पास m1 u1 अपॉन में m1 + m2। एंड अब मैं बात करता हूं V2 की, तो देखो ये 0 हो गया है तो ये हो गया है m1 u1 m1 + m2 प्लस ये स्टेप 0 हो गई है तो ये हो गया है m2 u2 अपॉन में m1 + m2। अब जरा आप इन पे गौर कीजिए दोनों इक्वेशन को, यानी पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए टक्कर के बाद का जो सूत्र आ रहा है उसको देखें आप, m2u2 अपॉन में m1 + m2 m1 + m2 m1u1 m1u1 m1 + m2 m1 + m2। यानी एक चीज स्पष्ट हो रही है कि पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर के बाद दोनों ही पिंडों के वेग क्या आ रहे हैं एक समान। यही कॉन्सेप्ट अपन ने न्यूटन के टक्कर के नियम से भी निकाला था, उसमें भी अपन ने एक तथ्य देखा था। क्या तथ्य देखा था कि पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर के बाद पिंडों के वेग क्या थे एक समान थे। तो यहां पर भी पिंडों के वेग क्या आ रहे हैं एक समान आ रहे हैं, यानी अपन ये कह सकते हैं कि पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर में दोनों पिंड टक्कर के बाद साथ साथ क्या करते हैं गति करते हैं। तो अपन कह सकते हैं अर्थात
क्योंकि इनका वेग बिल्कुल एक समान आ रहा है। v1 और v2 की वैल्यू क्या आ रही है, एक समान आ रही है। तो देखिए अपन क्या कह देंगे, अर्थात जो कहते हैं अतः v1 इज इक्वल टू v2। फिर ये कह देखो, अर्थात पूर्ण अप्रत्याश टक्कर में पूर्ण अप्रत्याश टक्कर में पूर्ण अप्रत्याश टक्कर में दोनों पिंड टक्कर के बाद दोनों पिंड टक्कर के बाद पूर्ण अप्रत्याश टक्कर में दोनों पिंड टक्कर के बाद साथ साथ टक्कर के बाद साथ साथ एक समान वेग से चलेंगे, साथ साथ एक समान वेग से चलेंगे। यानी कि टक्कर के बाद इनके वेग क्या है, एक समान है और एक साथ चलेंगे। यानी कि दोनों पिंड आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे, एक दूसरे से सट करके वो क्या करेंगे, गति करेंगे। तो देखिए जो टक्कर के सामान्य जो सूत्र है उनमें से पहला जो सूत्र अपन ने पढ़ा है वो है टक्कर के बाद का वेग क्या है। अब अपन बात करेंगे टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि की, कि वे टक्कर में अगर सामान्य टक्कर है तो गतिज ऊर्जा में हानि होती है, लेकिन एक सामान्य फॉर्मूला ही अपन लिख रहे हैं। फिर अपन चर्चा करेंगे कि पूर्ण प्रत्याश टक्कर के लिए गतिज ऊर्जा में हानि क्या होगी, पूर्ण अप्रत्याश के लिए क्या होगी। आपको पता है पूर्ण प्रत्याश का मतलब गतिज ऊर्जा क्या रहनी चाहिए, संरक्षित, अर्थात गतिज ऊर्जा क्या आनी चाहिए उसके लिए, शून्य। तो यहाँ भी ये भी कंफर्म हो जाएगा कि फॉर्मूला राइट है अथवा रॉन्ग है। तो देखिए आप इसे एक बार नोट कीजिए,